Loan repaid to bank, Riya. So paid interest to loan on bank. Bank loan account debit to bank account. ये है जो बैंक लोन रीपे किया है उसकी एंट्री, और जो ये लोन रीपेड की एंट्री है। लोन रीपेड क्या होता है बच्चे? जो लोन आपने लिया हुआ था वो लोन वापस दे दिया, तो आपका पैसा जा रहा है तो टू बैंक, और डेबिट द रिसीवर जो बैंक लोन लिया था, और जो इंटरेस्ट दिया है आपने वो आपका खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये भी बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। क्यों बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा? क्योंकि आप पैसे दे रहे हो। इज दैट ओके? Yes, sir. मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा सब? Yes, sir. तराशा, आर यू हियर? यस सर। चलो और बेटा पूछो, क्या पूछना है? सर जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया था उसकी थर्ड लास्ट ट्रांजैक्शन थी कैश सेल्स की, वो समझ नहीं आया। कैश सेल्स में सिंपल मतलब है बेटा कि कैश आई है और माल गया है, तो आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये आप ही के रखे हैं कल वाले, आप इसमें से ले लो। और बोलो बेटा। सर एक और है। बोल बच्चे। सर रेंट पेड टू अमित में तो हम अमित का नाम तो नहीं करेंगे ना उसमें? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं यूज करेंगे बेटा, हमने रेंट दिया है ना, अमित को उधार नहीं दिया। अमित को उधार दोगे तो अमित का नाम आएगा, जब तक उधार की ट्रांजैक्शन नहीं होगी तब तक नाम नहीं आएगा बच्चे। और बोलो बेटे। सर कमीशन रिसीव में क्या होगा? बेटा पैसा आ गया कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट ऑल दी गेन्स के हिसाब से टू कमीशन अकाउंट। सर एक ट्रांजैक्शन है इसमें कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। हाँ यशिका तुम बोलो। कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट 5000। बेटे ये ऑन अकाउंट का मतलब है उसका पुराना हिसाब किताब था हमारे साथ, उसने पुराना हिसाब देना था हमें, तो वो पैसा उसने दे दिया, तो हम सिंपल कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश कर देंगे, बस और कुछ नहीं। तो 6000 तो इसमें अजय का नाम आएगा? आवाज कट रही है बच्चे, कौन बोल रहे हैं? सर इसमें कैश पेड टू अजय 6000। हाँ इसमें अजय का नाम आएगा बच्चे, इसमें हम अजय टू कैश करेंगे, लेकिन अगर इसमें लिखा होता कि कैश पेड टू अजय ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी, तो हम सैलरी टू कैश करते, ऑन अकाउंट ऑफ रेंट तो रेंट टू कैश करते। समझ गए कि नहीं? श्रुतिका इज इट ओके बच्चे? आगे बढ़े। Yes, sir. अब कुछ अलग तरह की ट्रांजैक्शंस लिखिए बेटा। मैं कैपिटल और ड्राइंग्स के लिखवा चुका हूं। परचेज रिटर्न, एग्जाम्पल गुड्स परचेज फ्रॉम रतन ₹10,000। हमने रतन से 10,000 के गुड्स खरीदे। कितने के गुड्स खरीदे बेटा? 10,000 के गुड्स खरीदे। ठीक, तो एंट्री क्या करोगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू शगे, एक मिनट देखना भैया बुला रहे हैं, टू रतन अकाउंट 10,000। फिर इसके बाद बोल रहा है हाफ ऑफ गुड्स ले लो रिटर्न टू रतन। रतन को हमने आधे गुड्स रिटर्न कर दिए। रतन को कितने गुड्स रिटर्न कर दिए? आधे गुड्स हमने रतन को रिटर्न कर दिए बेटा। तो हम एंट्री क्या करेंगे? अभी रतन रिसीवर हो गया, पहले क्या था? गिवर। अभी रतन क्या हो गया? रिसीवर।
तो हम एंट्री करेंगे रतन अकाउंट डेबिट 5000। ग्रेसी 5000 कहां से आया? सर हाफ रिटर्न करना। हाँ, जितने गुड्स खरीदे थे हमने उसके हाफ रिटर्न कर दिए, यानी 10,000 का हाफ कितना हो गया? 5,000। तो डेबिट द रिसीवर रतन अकाउंट डेबिट 5,000। जो गुड्स गए हैं उसको यहाँ पे बोलेंगे हम परचेज रिटर्न अकाउंट। बेटा आगे बढ़ जाऊं? Yes, sir. आगे लिखो सेल्स रिटर्न। अभी हमने उधार की ट्रांजैक्शन करी थी, अगर उधार की ना हो तो क्या होगा? मान लो कैश सेल्स ₹7,000। हम इसकी जर्नल क्या करेंगे बच्चे? कैश अकाउंट डेबिट 7,000 टू सेल्स अकाउंट 7,000। कैश आ गई, माल चला गया। इसमें लिखा है बेटा ये डालना है, दीदी को बोलो ये डालना है नंबर। अगर इसमें लिखा है हाफ ऑफ गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने आधे गुड्स रिटर्न कर दिए, तो बेटा माल वापस आ गया। अगर माल वापस आ गया तो हम कहेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब इसमें चूंकि कैश माल बेचा था तो हमें कैश ही देनी पड़ेगी वापस, हमें उस आदमी को कैश देनी पड़ेगी टू कैश अकाउंट। कितने बेटा? 3,500। हमने कैश जब बेचा था तो कैश ही वापस देनी पड़ेगी। परचेज रिटर्न के केस में मैंने उधार का एग्जांपल लिया था तो नाम लिखा था। आप समझ गए बेटा मेरी बात के नहीं? सर परचेज भी अगर कैश में किए तब भी कैश ही होगा? तब वो कैश जाएगी, हाँ, फिर कैश वापस आएगी। एक उसका भी करता हूं बेटा। ये समझ में आ गया बेटा? किसी को कुछ पूछना है इसमें सवाल? सर कैश सेल्स का मतलब कि नॉर्मल सेल्स ही है ना, ऐसे मतलब कि हाँ नॉर्मल सेल है अभिनव के, कैश आई है और माल बिका है। ओके सर। नवकरण समझ में आ रहा है? सर आ रहा है। अगला देखो बेटा, एक वही जो अभी मैं सेठी से डिस्कस कर रहा था, परचेज गुड्स फॉर ₹6,000। हमने 6,000 के गुड्स खरीदे। एंट्री क्या होगी बेटा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6,000। ये कह रहा है गुड्स वर्थ ₹2,000 रिटर्न्ड टू वेंडर। वेंडर कौन होता है? जिससे हमने माल खरीदा होता है। हमने 6,000 का माल खरीदा था, उसमें से 2,000 का वापस दे दिया। अगर 2,000 का वापस दे दिया तो माल चला गया, क्रेडिट होगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट 2,000, और पैसा आ जाएगा बेटा जो हमने दिया था वो वापस आ जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट 2,000 टू परचेज रिटर्न 2,000। बोलो बेटा ये ठीक है? आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. एक हेडिंग लिखो बेटा, इससे पहले लिखो डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन किसको कहते हैं बेटा? एनी गेसेस?
Anyone wants to tell depreciation किसको कहते हैं? Depreciation जो decrease in the value, detrimental effect on the value of asset. हाँ, decrease in the value of asset due to normal wear and tear and pass Yes, of sir. time. Yes sir. जो हमारे एसेट की वैल्यू धीरे धीरे घट रही है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं बेटा। सर ये भी इंटेंजिबल होता है, इसको देख नहीं सकते लेकिन लगाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ये हमारा एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। डेप्रिसिएशन इज आवर नॉन कैश एक्सपेंस, मगर खर्चा होता है, इस वजह से वैल्यू ऑफ एसेट घट जाती है, लेकिन हम पैसा किसी को नहीं देते हैं। इसलिए जर्नल क्या करेंगे बेटा? फॉर एग्जाम्पल, डेप्रिशिएटेड मशीन बाय ₹5,000। हमने मशीन डेप्रिशिएट करी कितनी? 5,000 रुपए। तो हम इसका पेंसिल भी ले जाओ बेटा। हम यहां पर क्या करेंगे? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 5,000। तो रूल क्या लगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस टू क्या बेटा? कैश तो गई नहीं। जब मशीन डेप्रिशिएट हुई तो मशीन की वैल्यू घट गई। हाँ बेटा, जब मशीन डेप्रिशिएट हुई तो मशीन की वैल्यू घट गई, तो हमारे हिसाब से उतने की मशीन हमारे हाथ से जग गई। तो टू मशीन अकाउंट 5,000। यहां पर रूल लग गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। goods withdrawn for personal use। हमने अपने गुड्स विड्रॉ करे हैं किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। हमारे ही गुड्स हम घर ले गए, लेकिन किसके लिए ले गए? पर्सनल यूज के लिए ले गए। तो अगर हम अपने ही गुड्स करते हैं तो इसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे? यहां पर हाँ बेटा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट द रिसीवर। रिसीवर गुड्स ले गया बेटा? Yes. हाँ या नहीं? Yes, sir. क्रेडिट क्या गया हमारे यहां से? The cash. Sir, good. कैश नहीं गई बेटा, The goods. गुड्स गए। रियामान, यस सर। जब हम गुड्स लाते हैं तो उसको क्या लिखते हैं? परचेजेस। और जब गुड्स जाते हैं? सेल्स। यहां पर इन गुड्स को क्या नाम दूं? सेल्स। क्या ये सेल हुआ है? नहीं। तो सेल तो नहीं लिख सकता। मेरी बात को सभी ध्यान से सुनना बेटा, ये बस मेन स्टोरी है, सिर्फ अगले 30 सेकंड की। ध्यान से सभी के सभी कान लगाइए बेटा। ये गुड्स आपके बिजनेस से बाहर जा रहे हैं। जब गुड्स बिजनेस से बाहर जाते हैं तो दो ऑप्शन होती है, एक होती सेल, वो ये है नहीं। एक होता है परचेज रिटर्न, वो भी ये है नहीं। ना ये सेल है, ना ये परचेज रिटर्न है। अकाउंट्स के ज्ञाता कहते हैं जब आप अपने गुड्स खुद ही विड्रॉ करके ले जाएं तो आप उसको टू परचेजेस ही लिख दें। क्यों? आप ये माने कि इतने के गुड्स हमने खरीदे ही नहीं थे। जब हमने गुड्स खरीदे तो हम एंट्री क्या करते हैं? परचेजेस अकाउंट डेबिट। यहां पर परचेजेस को क्रेडिट करने का मतलब है कि ये मान लो कि इतने के गुड्स आपने खरीदे ही नहीं, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। इस तरह से और भी बेटा, और भी कहानी होगी। अगर मान लीजिए गुड्स जो है आप खुद नहीं विड्रॉ करके ले जाते, गुड्स को आग लग गई, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। अगर गुड्स को आग लग गई है तो हमारा लॉस हुआ है, हम क्या करेंगे? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू क्या गया बच्चे?
गुड्स गए हैं तो क्या लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट। सर मतलब ये बात है कि अगर किसी भी वजह से सेल के अलावा हमारे हाँ। goods खत्म हो रहे हैं तो परचेज आएगा वहाँ पे, मतलब कि हम परचेज बेच को नहीं रहे हैं। परचेज को क्रेडिट करेंगे। इसके लिए जो लॉजिक दिया है लोगों ने वो ये दिया है, अज्यूमिंग गुड्स वर ये नहीं है। नेवर परचेज। ओके सर। हमने ये गुड्स कभी खरीदे ही नहीं, आए और चले गए। हमने 10 के गुड्स खरीदे थे, 4 को आग लग गई, हम ये मानेंगे कि हमने गुड्स ही 6 के खरीदे, बात ही खत्म हो गई। तो इस तरह के केसेस में हम गुड्स परचेज जो करे थे, हम उस परचेज को ही क्रेडिट कर देंगे। आदित्य, इज इट ओके? गुड्स गिवन एज चैरिटी, हमने गुड्स चैरिटी की तरह दे दिए बेटा। फॉर एग्जाम्पल, मेरी मिठाई की दुकान है, मेरे यहां कोई मांगने वाला आया बेचारा गरीब आदमी, मैंने उसको 100 रुपए की मिठाई दे दी, चैरिटी है। अब माल तो गया है दुकान से बाहर, एंट्री दो नहीं, एंट्री क्या करेंगे बेटा? चैरिटी बेटा भगवान जरूर देगा, लेकिन अभी बिजनेस के लिए वो हम खर्चा माने। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू क्या? Purchases. टू परचेजेस अकाउंट। एक और आएगा बेटा इसमें, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। हमने फ्री सैंपलिंग के लिए गुड्स दे दिए। मिलते हैं बेटा, कभी आप दुकान पे गए हो, कभी किसी स्टोर पे गए हो और उन्होंने फ्री सैंपल दे दिया हो। सबसे ज्यादा हाँ एडवर्टीजमेंट। हाँ, सबसे ज्यादा गड़बड़ खाने की कहाँ? चीजों में मिलता सर है। बैस्किन रॉबिन्स पे मिलती है आइसक्रीम। हाँ, जैसे हम गड़बड़ कहाँ करते हैं, जब मॉल में घुसते हैं तो परफ्यूम की दुकान पे 3-4 तरह की परफ्यूम ट्राई कर लेते हैं, उन्होंने सैम्पलर्स रखे होते हैं। नहीं सर, ले भी लेते हैं, ये चोरी नहीं लेते कहाँ है पागल, 3-4 हजार की परफ्यूम शुरू होती है, होगा। 3-4 हजार की परफ्यूम शुरू होती है। हम लेते हैं वो 250 रुपए वाली, वो फॉग। सर 250 रुपए वाला परफ्यूम कौन लगाता है? अच्छा, कितने की आती है वो फॉग और डॉग, पता नहीं कौन कौन सी परफ्यूम्स आती हैं। सर आप फॉग लगाते हो? नहीं यार, मेरे को लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती यार। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, इसमें एक नोट लिखिए, द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन of machine is considered as part of cost of machine itself. For example, machine purchased for rupees 20,000 and paid 1,000 as installation. हमने 20,000 की मशीन खरीदी और 1,000 रुपया क्या दे दिया? इंस्टॉलेशन। हाँ जी बेटा, एक्चुअली क्या होता है, कई मशीनें ऐसी होती हैं जिनको बिना इंस्टॉल किए वो चलती नहीं है। जैसे हमारे घर में बेटा आपने देखा है कि आरओ जो है हमने इंस्टॉल नहीं कराया, लेकिन शेल्फ पे रख लिया है किचन में, और उसमें पानी डालते हैं, जब वो फिल्टर होता है तो निकाल के फिर जग में डाल लेते हैं। क्या हम ऐसा करते हैं? आपने किसी के घर में देखा है एयर कंडीशनर स्टूल पे रख के चला रहा हो? कोई है किसी के घर में एयर कंडीशनर बेटा स्टूल पे रखा हो? मैंने तो आलू में भी पानी डालते हुए नहीं देखा। हाँ, तो आरओ क्योंकि इसमें पानी नहीं डालना पड़ता, क्योंकि वो इंस्टॉल हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली पानी उसमें चला जाता है और हमारे को सिर्फ प्योरीफाइड वाटर मिलता है। तो मैं तो सरकास्टिकली बोल रहा था कि किसी का कोई आरओ एयर कंडीशनर बिना इंस्टॉल्ड के होता है क्या बेटा? नो सर, नहीं होता। तो कुछ चीजों की इंस्टॉलेशन के बिना उनका होना बेकार है। तो इसीलिए
अकाउंट्स वाले कहते हैं द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन इज कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन इटसेल्फ। जैसे कि आपने यहाँ 20,000 की एक मशीन खरीदी, उस पे 1,000 रुपए इंस्टॉलेशन दिया, तो आपने एक तरह से 21,000 की मशीन खरीदी। आप एंट्री करोगे मशीन अकाउंट डेबिट 21,000 रुपए टू कैश अकाउंट 21,000। सर इसमें इंस्टॉलेशन अकाउंट नहीं होता? नहीं नहीं नहीं, इंस्टॉलेशन के अलावा भी अभिनव जिस वक्त खरीदा है उस वक्त जितने भी खर्चे करे हैं वो सारे मशीन की कॉस्ट गिने जाते हैं। हाँ, मतलब कि उसको लाने में फेरी मशीन का की ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी मतलब कि उसको लाने में जो फेरी कॉस्ट हुआ है जो भी। हाँ, अगर उसके लाने में ट्रांसपोर्टेशन कुछ लगी है, उसको इंस्टॉल करने में कुछ पैसा लगा है, तो मशीन की टोटल कॉस्ट मान लेते हैं कि भाई टोटल कॉस्ट। हाँ, मगर होनी वो उसी टाइम चाहिए जब मशीन खरीदी, उसके बाद नहीं। ओके सर। रिपेयर में तो फिर रिपेयर अकाउंट को तो बेटा रिपेयर अगर देख, फॉर एग्जांपल तूने एक पुरानी गाड़ी खरीदी 1 लाख रुपए की, उस 1 लाख की गाड़ी पे तूने 10,000 रुपए रिपेयर के खर्च दिए। यस सर। उसी वक्त जो तूने 10,000 खर्च दिए तो तेरी गाड़ी 1,10,000 की काउंट करेंगे हम। यस सर। उसी वक्त खर्चा कर दिया। आप एक बात ध्यान देना, जब आप नई गाड़ी लाते हो तो नई गाड़ी के टाइम पे ना इंश्योरेंस प्रीमियम लगता है। यस सर। इंश्योरेंस जो लगती है, आज आप हेक्टर तरह की गाड़ी लेने जाओ तो 80-90 हजार रुपए इंश्योरेंस लगती है बेटा पहली बार। अब वो जो 80-90 हजार रुपए की इंश्योरेंस है वो पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कार ही गिनी जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है जो खर्चे आप उस मशीन को खरीदते वक्त कर रहे हो वो मशीन की कॉस्ट में ही काउंट होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। करेक्ट। बैड डेट्स क्या होता है बेटा? लॉस फॉर द बिजनेस, जो हमारे बिजनेस के लिए लॉस होता है। बैड डेट्स होता क्या है? सर जब कोई डेटर हमारे पैसे दिए बिना भाग जाए। हाँ, कोई डेटर अगर हमारा पैसा दिए बिना भाग गया या पैसा नहीं दे पाया, वो देना चाह रहा था लेकिन उसके पास थे ही नहीं, जिसे हम इंसॉल्वेंट कहते हैं, उसे हम बैड डेट कहते हैं। नॉर्मली एक आदमी जब इंसॉल्वेंट हो जाता है तब हमें वो पैसे नहीं दे पाता, तो वो बैड डेट हमारे लिए लॉस है। इसकी एंट्री कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, रतन who owed us ₹10,000, owed us यानी उसने हमें पैसे देने थे। कितने देने थे? 10,000। became insolvent हो गया ये आदमी and could pay only 60 पैसे in a rupee। ये आदमी इंसॉल्वेंट हो गया और सिर्फ 60 पैसे 1 रुपए में, 1 रुपए में 60 पैसे का मतलब है वो 60% अपने शेयर का कितना पैसा दे पाया? 60% दे दिया उसने। बेटा 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं ग्रेसी? ग्रेसी 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? हाँ, 100 थोड़ा तेज बोलना। 100 पैसे होते हैं। अगर 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं और उसने 60 पैसे दे दिए तो यानी अपने हिस्से का 60% दे दिया। यहां पर भी इसने जो रिकवर्ड अमाउंट है वो है 10,000 का 60%, यानी कि 6,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें बैड डेट्स हो गए कितने के? 4,000 के। 10,000 में से 6,000 रिकवर हो गया और 4,000 के क्या हो गए बेटा? बैड डेट्स। हाँ बेटा, एक आदमी ने हमें 10,000 रुपए देने थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट वो होता है जिसके एसेट्स कम पड़ते हैं लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के। अब उसके एसेट्स इतने ही हैं कि वो अपनी लाइबिलिटीज का केवल मात्र 60% पे कर पाएगा।
अगर केवल मात्र 60% पे कर पाएगा तो 10,000 में से 6,000 दे पाएगा और 4,000 नहीं दे पाएगा। तो 4,000 उसके बैड डेट्स हो गए। हम एंट्री क्या करेंगे? एंट्री कॉम्प्लेक्स एंट्री है बेटा, ध्यान से देखिए। कैश अकाउंट डेबिट 6,000, ऐसा आ गया। रूल क्या लगा बेटा? डेबिट व्हाट कम्स इन। साथ ही साथ में 4,000 का लॉस, सो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 4,000, डेबिट ऑल लॉसेस। 2 रतन्स अकाउंट क्रेडिट द गिवर। ये कॉम्प्लेक्स एंट्री है जिसमें डेबिट क्रेडिट 2 की जगह 3 है। जहां एक डेबिट एक क्रेडिट होता है वो सिंपल एंट्री होती है। जहां एक से ज्यादा होते हैं उसे कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड एंट्री कहते हैं। तो यहाँ पर कैश भी आ गई और नुकसान भी हो गया और रतन का नाम भी आ गया। बोलो एक बार दोबारा समझा दो। दोबारा समझो। सर हाँ जी आदित्य। सर बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट कोई नहीं होता? बेटा अभी बैड डेट रिकवर नहीं हुए, अभी तो बैड डेट हुए हैं। अच्छा सर। अभी उसने 10,000 रुपए देने थे। ग्रेसी दोबारा समझो, उसने कितने पैसे देने थे ग्रेसी? ग्रेसी यस सर, कितने पैसे देने थे? 10,000। मेरी आवाज आज स्लो आ रही है या मेरा माइक स्लो है यहाँ से? शायद आपकी साउंड स्लो है, मैं तेज से बोल रही हूँ सर। नहीं मेरा तेज है, बिल्कुल फुल पे है। 10,000। 10,000 देने थे। हाँ, 10,000 में से उसने कितने पैसे दे दिए? 6,000। कितने बैड डेट्स हो गए? 4,000। उस आदमी से हमें मिले कितने पैसे? 6,000। तो कैश अकाउंट डेबिट 6,000, डेबिट ऑल दी लॉसेस, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 4,000, 2 रतन 10,000। बेटा रतन पूरा 10,000 से क्रेडिट हो गया कि भैया अब खत्म, अब रतन से कुछ और आगे आने वाला नहीं है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था या जो भी किया था मैंने, अब लेकिन कंफर्म हो गया मुझे कि रतन के हिस्से से अब मुझे कुछ और मिलेगा नहीं। 10,000 मिलना था, 6 मिल गया, 4 मेरा डूब गया। लेकिन रतन का खाता मेरे लिए एंट्री है। हाँ जैसे हम फुल सेटलमेंट करते हैं या डिस्काउंट देते हैं तो वैसे एंट्री है, उस टाइप की है। कुछ ऐसा ही है। हाँ कुछ ऐसा ही है, लेकिन अभी हम कंफ्यूज नहीं होंगे डिस्काउंट को। आगे बढ़ूं? हाँ यस सर, सर। हाँ सर। अब लिखो बेटा बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड में बैड डेट रिकवर्ड होता क्या है? अ पर्सन who was earlier written off as bad debt if pays later, it is a kind of income for business credited as bad debt recovered account. For example, Ratan, who was written off as bad debt previously, now pays ₹2,000। बैड डेट रिकवर्ड क्या होता है? मान लीजिए रिया मान ने मेरे 5,000 रुपए देने थे। अब मैं रिया मान के घर गया तो इसके घर पे ताला लगा था और अंदर से आवाज आई कि घर में कोई नहीं है, चले जा। बाहर से ताला लगाया हुआ है, अंदर से आवाजें आ रही हैं।
फिर मैंने थोड़ा कोशिश करी तो रिया मान जो है ना भाग गई पीछे पाइप के रास्ते से, ये कूद के भाग गई। अब कूद के भाग गई, मेरे 5,000 रुपए मारे गए। ये तो क्या हो गए, बैड डेट। अब कुछ समय के बाद रिया मान के सपने में भगवान आए कि रिया मान ये तू क्या कर रही है, शरीफ आदमी के पैसे खा गई, चुड़ैल चिपकेगी तेरे को, छोड़ेगी नहीं। तो अब रिया मान जो है वो डर गई। अब रिया मान कुछ पैसे हमें देगी। जो पैसे रिया मान हमें दे रही है वो एक तरह का बैड डेट रिकवर्ड है बेटा। क्या है? बैड डेट रिकवर्ड। और ये बैड डेट रिकवर्ड हमारे लिए एक फायदा है बेटा। इसको चुड़ैल चिपके जो मर्जी हो, हमें तो पैसे मिल रहे हैं, हमें पैसे मिल रहे हैं तो हमारे लिए ये सोर्स ऑफ इनकम है। जब नहीं मिल रहे थे तो वो लॉस था, हमने मान लिया था। अब मिल रहे हैं तो क्या समझे, क्या समझे बेटा? बैड डेट रिकवर्ड इज अ काइंड ऑफ इनकम फॉर अस। तो ये जो बैड डेट रिकवर्ड हमारी इनकम है दशमीते, ये बैड डेट रिकवर्ड अगर हमारी इनकम है तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 2000। तो रूल क्या होगा? डेबिट What comes in? what comes in to bad debt recovered account, credit all gains। एस्पेक्ट लिखो, डुअल एस्पेक्ट। इसमें लिखो any transaction that takes place in a business has at least two aspects. One is recorded in the form of debit and another in the form of credit। मेरे कहने का मतलब है बिजनेस में जो कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उस ट्रांजैक्शन के कम से कम दो एस्पेक्ट होते ही है। एनी ट्रांजैक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अ बिजनेस हैज एट लीस्ट टू एस्पेक्ट्स। ठीक है, एक को हम बोलते हैं डेबिट और एक को बोलते हैं क्रेडिट। एनी ट्रांजैक्शन दैट टेक्स प्लेस हैज एट लीस्ट टू एस्पेक्ट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल परचेज अ मशीन। मशीन खरीदने की ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे। क्या? मशीन इंक्रीज हो जाएगी और कैश यानी कि पैसा डिक्रीज हो जाएगा। मशीन इंक्रीज हो जाएगी और कैश डिक्रीज हो जाएगी। आपके पास कोई लैंड थी, वो लैंड बेच दी, क्या होगा? कैश इंक्रीज हो जाएगी और लैंड डिक्रीज हो जाएगा और लैंड ऐसे डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगी। ये मतलब है बेटा डुअल एस्पेक्ट का कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में होगी उसके कम से कम दो एस्पेक्ट्स होंगे ही होंगे। दो से ज्यादा हो सकते हैं, दो से कम नहीं होंगे। दो से ज्यादा एस्पेक्ट हो सकते हैं मगर दो से कम नहीं होंगे। तो इन दोनों को हमने एक को लिखना है डेबिट और एक को लिखना है क्रेडिट। आपने क्या लिखा है? एनी ट्रांजैक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अ बिजनेस अच्छा has at least two aspects. One is recorded in the form of debit, another in the form of credit. ओके सर।
बढ़ू आगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. There are two approaches to understand the rules of debit and credit. Number one, traditional approach. Number two, modern approach. अब लिखो traditional approach. As per this approach, all accounts in the business are categorized into following categories. Number one, real accounts. मम्मा It includes all assets like building, machine, cash, furniture, vehicle, etc. Second, सर आपने स्टार्टिंग में क्या लिखा है, पर्सनल? हाँ,
करने जा रहा हूं उससे पहले मैंने आपको बताया कि डुअल एस्पेक्ट के हिसाब से हर ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 एस्पेक्ट होते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होती है उसके कम से कम 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक को डेबिट में लिखा जाता है और एक को क्रेडिट में लिखा जाता है। अब हमें नहीं पता किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, ठीक है। अगर हमें नहीं पता किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है तो ये रूल्स हमें समझाएंगे। उससे पहले काइंड्स ऑफ अकाउंट समझा रहा हूं बेटा आपको। काइंड्स ऑफ अकाउंट्स में उससे पहले एक बात समझना, अब के बाद आप जो भी चीज लिखोगे उसके आगे सरनेम होगा अकाउंट। जैसे आपने लिखा बिल्डिंग, उसके आगे लिखोगे अकाउंट। आपने लिखा लैंड, आगे क्या लिखोगे? अकाउंट। अकाउंट। जैसे मृदुल का सरनेम है, मृदुल सरनेम क्या अग्रवाल? यस सर। मृदुल अग्रवाल। दशमीत का सरनेम है सिंह। इसी तरह अब हर अकाउंट का सरनेम क्या होने वाला है? अकाउंट। मशीन अकाउंट। अकाउंट। अद्वित, अद्वित के आगे अपोस्ट्रोफी एस, जब भी नाम लिखेंगे उसके आगे अपोस्ट्रोफी एस, अद्वित अकाउंट। अब जब इतने सारे अकाउंट्स इकट्ठे होने वाले हैं तो इन अकाउंट्स को हमने मेजरली 3 कैटेगरी में बांटा। एक बांटा रियल अकाउंट, जितने भी एसेट्स होंगे बेटा, जितने भी क्या होंगे एसेट्स होंगे वो सारे किस में जाएंगे? रियल अकाउंट। लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, व्हीकल, कैश, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारे हमारे किस में जाएंगे? रियल अकाउंट। किस में जाएंगे? रियल अकाउंट। जितने भी नाम वाले होंगे, जितने भी नेम्स होंगे, जैसे इसमें मैंने बोला डेटर्स होंगे, क्रेडिटर्स होंगे, कैपिटल होगी, ड्राइंग्स होंगी क्योंकि नाम से, हमारा बैंक अकाउंट होगा नाम से, हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो खर्चा ड्यू हो गया दिया नहीं वो भी इसमें आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस जो खर्चा मैंने समय से पहले दे दिया इसी में आएगा, अक्रूड इनकम, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इसी में आएगी। तो ये सारे अकाउंट मेरे किस में आएंगे? पर्सनल अकाउंट। जितने भी नाम से रिलेटेड अकाउंट्स हैं वो सारे मेरे पर्सनल अकाउंट्स में आएंगे। नॉमिनल अकाउंट्स, जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स, ये सारे के सारे मेरे नॉमिनल अकाउंट्स हैं। आ रही है बात समझ में बेटा? यस। जैसे हम अनफॉर्चुनेटली अपने समाज को 4 मेजर धर्मों में बांटते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हैं हम सारे लोग एक ही जैसे हैं, हमें कोई डिफरेंस नहीं है आपस में, बट स्टिल वी डिवाइड इन रिलीजन्स। सिमिलरली हम अपने अकाउंट्स को इन 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। जैसे अब सरनेम लिखा हुआ है मृदुल का अग्रवाल तो हमें पता चल रहा है ये हिंदू है, दशमीत का सरनेम लिखा हुआ है सिंह तो हमें पता चल रहा है ये सिख है, किसी का नाम है डोमिनिक हमें पता चल रहा है वो क्रिश्चियन है, किसी के नाम के आगे लिखा है मोहम्मद तो हमें पता चल रहा है वो मुस्लिम है। यहां पर जब कोई एसेट होगा तो आपको आइडेंटिफाई करना है वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? रियल। ठीक है। कोई किसी नाम से अकाउंट होगा जो मैंने लिख दिए, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बोरोवर्स, लेंडर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कैपिटल, ड्राइंग, बैंक, जिसके साथ नाम जुड़ेगा वो सारे किस में जाएंगे? पर्सनल में। जितने भी खर्चे इनकम होंगे वो सारे किस में जाएंगे? आपके नॉमिनल। मैं आपके सामने कुछ नाम लिखूंगा, आपको ये आइडेंटिफाई करके बताना है कि आपके हिसाब से ये कौन कौन सी कैटेगरी में जाएंगे। मैं पहले लिख लेता हूं, आप भी लिख लीजिए। सर आपने सेकंड के लिखा टेबल? हाँ टेबल।
दशमीत तूने भी बताना है, याद रखियो। जी सर। दशमीत हाँ जी सर। सर आपने 7th क्या लिखा है? लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड। सर आपने 8th के बैंक के बाद क्या लिखा है? बैंक अकाउंट इन SBI। हाँ जी, सबसे पहले मशीन, रियल अकाउंट। रियल। दशमीत टेबल, दशमीत टेबल RN या P? सर मैं बताऊं? नहीं, रुक जा। दशमीत तू है? हाँ जी सर। टेबल R होगा, N होगा या P? सर आर। R। अद्वित, राजन और डेटर? सर नेम है ना, तो सर वो सर जो बीच वाले उसका नाम भूल गया सर, क्या था? नेम है तो कहाँ जाएगा? सर पर्सनल में नहीं सर, बीच Very वाले का सर नाम भूल गया मैं। हाँ पर्सनल अकाउंट। सैलरी पेड, मृदुल? नॉमिनल। नॉमिनल, करेक्ट। इंटरेस्ट रिसीव, दशमीत? 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 सर पी। इंटरेस्ट रिसीव P नहीं है, दोबारा नॉमिनल सोच। है। नॉमिनल है बेटा, इनकम है हमारी, ठीक है। ठीक है। कैपिटल, बट सर 4th वाले में पेड था, तो मतलब देखो बेटा, लॉस एक्सपेंसेस पेड या इनकम रिसीव, दोनों नॉमिनल में जाएंगे। एक्सपेंसेस पेड या इनकम रिसीव दोनों किस में जाएंगे? नॉमिनल में जाएंगे। कैपिटल, अद्वित? सर नॉमिनल। मृदुल? कैपिटल पर्सनल अकाउंट। मैंने अभी बताया था बेटा, नाम है कैपिटल के आगे, मैंने पर्सनल के आगे कुछ अकाउंट्स लिखे भी थे, उसमें कैपिटल भी लिखा था कि नहीं? कैपिटल ड्राइंग्स। कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों पर्सनल। लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड, दशमीत? सर नॉमिनल। करेक्ट, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बैंक अकाउंट इन SBI, मृदुल? बैंक अकाउंट इन SBI पर्सनल लोन। पर्सनल, क्योंकि नाम लगा हुआ है। बैंक अकाउंट तो कि बिना नाम के खुलेगा नहीं। बैंक लोन, अद्वित? अद्वित, बैंक लोन? सर मैं बताऊं? अद्वैत? दशमीत तू बता। सर बैंक लोन, सर बैंक लोन नॉमिनल। कैसे? सर जैसे लोन लिया है तो हमने कुछ मतलब लोन लेना तो खर्चा या इनकम नहीं होता सर, बट सर क्या आर नहीं, आर लोन लेना, वो लाइबिलिटी है। लोन लेना हमारे लिए किसी नाम पे लोन मिलेगा,
सर बट वो तो लोन लाइबिलिटी लेना है इज अ हमारी। पर्सनल अकाउंट। तो लाइबिलिटी है क्योंकि नाम जुड़ा हुआ है, हमारे नाम पे ही तो लोन मिला होगा, हाँ बिना ठीक नाम के तो लोन मिलेगा नहीं। ठीक। अद्वैत व्हीकल, अद्वैत व्हीकल, अद्वैत यू आर नॉट ऑडिबल। नो यू डोंट। अद्वैत व्हीकल को कहां डालें? तेरी आवाज नहीं आ रही, नॉट ऑडिबल। सर पर्सनल में। व्हीकल को यस सर। नहीं, क्यों? सर व्हीकल तो एसेट है ना बेटा, व्हीकल तो हमारा क्लियर एसेट है, तो एसेट है तो कहां जाएगा? रियल अकाउंट। रियल। मैं कुछ और लिख रहा हूं तीनों के लिए, जरा मुझे बताना। सर आपने सेकंड क्या लिखा है? प्रीमाइसेस, Premises। बिल्डिंग को ही कहते हैं। छह हैं, दो दो तीनों के हिस्से आएंगे, एक एक करके शुरू करते हैं। मृदुल पहला, फर्नीचर। रियल अकाउंट। करेक्ट। अद्वैत प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस होता है बेटा हमारा बिल्डिंग कंपाउंड, जितनी भी बिल्डिंग का कंपाउंड होता है हमारा विद इन द लिमिट्स ऑफ वॉल्स, दैट इज प्रीमाइसेस। सर रियल अकाउंट। करेक्ट, रियल अकाउंट। दशमीत, लोन फ्रॉम रमेश। क्या सर? लोन फ्रॉम रमेश। सर पी। पी बोला, क्यों? सर क्योंकि नाम जुड़ा हुआ है। करेक्ट। मृदुल ड्राइंग्स। पी। पी करेक्ट। पर्सनल अकाउंट। अद्वैत गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। नॉमिनल। करेक्ट। धीरे धीरे आप तीनों ही अच्छे हो गए इसमें। आउटस्टैंडिंग सैलरी। दशमीत। जिसकी सैलरी ड्यू है और अभी तक हमने दी नहीं है, दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी। किसी के नाम पे चढ़ती है दशमीत, तो इसलिए वो क्या आएगा? पर्सनल। पर्सनल। इज दैट ओके? ठीक, यस सर। यहीं तक रुक रहा हूं।